धन्यवाद आप सभी का कि जो यहाँ उपस्थित हुए हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाता है। मैं पंत दीदी का भी स्वागत करता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। हाँ श्री सौरभ जी नमस्कार। नमस्कार और बधाई हो सर। धन्यवाद सर आप एनिमेंट डे की बधाई हो सर। पंत दीदी जी आपको मैं सुनाई दे रहा हूँ? विजय पंत दीदी हमारे साथ पर्वतारोही विजय पंत जी जुड़ चुकी हैं। मैं शुरुआत करता हूँ महाकवि कालिदास के पंक्तियों से जो आज के समय पे होम्योपैथी पे बिल्कुल फिट बैठती हैं। श्लोक इस प्रकार है, प्राणम इत्थम एवं साधु सर्वम नचापि किंचन व मित्यबद्यम संता परीक्षा अंतरत भजन्ते मूढ़ा प्रत्यनेय बुद्धि। अर्थात प्राचीन है या इसमें सब उत्तम है ऐसा भी नहीं है, और यह नवीन है इस कारण से कुछ ग्रहण करने योग्य नहीं है ऐसा भी नहीं है। संत पुरुष ज्ञानी जन शिक्षा के उपरांत ही उसमें से कुछ ग्रहण करते हैं अर्थात कार्य को भजते हैं। तो हम लोग होम्योपैथी नवीन चिकित्सा है, लोग सोचते होंगे कि यार पुरानी जो पद्धतियां हैं वही बेहतर है, इससे आगे कहाँ चले जाए। होम्योपैथी नवीन है तो ना सोचे, लेकिन इसके बारे में निर्णय तभी लिया जा सकता है जब कोई होम्योपैथी को आजमाए। इसी तरह से जो हम मन चैप्टर का मेन सेक्शन का जो भाव लेकर चलते हैं तो कुछ लोगों को भी संशय होता है कि नहीं नहीं फिजिकल या फिजिकल जर्नल ही महत्वपूर्ण है। मेरा उन सभी से अनुरोध है महाकवि कालिदास के इन पंक्तियों को पढ़ें और सोचें। तो इसका एक बार फिर से अर्थ बता देता हूँ कि संता परीक्षा अंतरत भजन्ते, संत लोग परीक्षा के उपरांत ही किसी चीज को बसते हैं, उस पर कार्य पे चलते हैं। और मूढ़ा पर प्रतिनय बुद्धि अर्थात ज्ञानी जन दूसरों की बुद्धि पर ही निर्भर करते हैं। मित्रों, होम्योपैथी भारत में फलने फूलने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है, होम्योपैथी के सिद्धांत भारतीय चिकित्सा पद्धतियों, भारतीय संस्कृति के ग्रंथों से काफी समानता रखते हैं। होम्योपैथी का समय का कथन भी श्रीमद् भागवत ग्रंथ के श्लोक से काफी मिलता जुलता है। तो इस प्रकार है, अमयो यस्य भूतानां जायते येन सुब्रत तदेव हयामयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सकम। अर्थात जो रोग किस भोजन से उत्पन्न होता है उसी भोजन के द्वारा सूक्ष्म मात्रा में या चिकित्सा विधि पूर्वक देने से उस व्यक्ति का रोग चला ही नहीं जाता। अर्थात इसका कथन है चले नहीं जाता, ये एक प्रश्नवाचक है, अर्थात रोग विधि पूर्वक से चले जाता है। शताब्दियों से विश्व के पटल पर यह प्रश्न गूंजता रहा है। समय समय समेती कभी कभी विशेष से विष औषधम अर्थात विष ही बस की दवा है, समान की औषधि है या समान का समन करती है। और कभी कभी हमारे महर्षि लोग यह भी कथन कहा करते थे कि कंटके नैवच कंटकम अर्थात कांटे के द्वारा ही कांटा निकाला जाता है। इस तरह की ध्वनियां पूरब से गूंजती रही है। इसी ध्वनि की प्रतिध्वनि के रूप में पश्चिम से भी एक आवाज आई, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर अर्थात समान के द्वारा साध्य है। और इस प्रतिध्वनि को आवाज देने वाले या इस ध्वनि पर निरंतर चलने वाले इसके जन्मदाता डॉक्टर एनीमैन के रूप में सुनाई दी। That similar be cured by similar के उद्देश्य के साथ होम्योपैथिक चिकित्सा विज्ञान के
रूप में इसका समुचित उत्तर उन्होंने ही सबसे सर्वप्रथम दिया। आज इसी सिमली बस क्यूरेटर का उद्घोष करने वाले डॉक्टर सैमुअल हनीमैन जी की जयंती के अवसर पर हम सब उनको याद करते हुए, नमन करते हुए होम्योपैथी की शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। मेरी सबको शुभकामनाएं और उनके साथ ही मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। यह जो मैं दीपक जला रहा हूं, अपने सभी प्रवक्ता, मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि, सभी इसी के साथ मैं आज की विशिष्ट अतिथि श्रीमती विजय पंत जी को आमंत्रित करता हूं। साथ में थोड़ा सा मैं उनका परिचय भी दे देता हूं। श्रीमती विजय पंत जी नीलकंठ एडवेंचर की एवं योगा सेंटर की डायरेक्टर हैं। यह पर्वतारोही संस्थान सेवन सिस्टर एडवेंचर क्लब की प्रथम सेक्रेटरी रही हैं, जो ब्रिगेडियर ध्यानचंद जी के निर्देशन में चलता था। यह वर्तमान में SBMT म्यूजिक मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। जब तक हमारी मुख्य अतिथि जुड़ेंगी तो तब तक मैं विशिष्ट अतिथि जी से निवेदन करूंगा कि वह हमें दो शब्द आशीर्वचन के रूप में कहें। आप साइलेंट पे हैं, आप अपना स्पीकर ऑन करिए प्लीज। दीदी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, इनकी आवाज के इनका स्पीकर ऑफ है। दीदी, विजय दीदी, आपका स्पीकर ऑफ है। हाँ, अब भी आई? हाँ दीदी। अब मैं अच्छा, साथ में थोड़ा सा एक परिचय और भी कराना चाह रहा था दीदी। हाँ जी। आप नायिका मधुरिमा तुली की भी माँ है। हाँ जी, हाँ आपने जी। सुना होगा, बिग बॉस वगैरह बहुत सारे सीरियलों में भी आती हैं। उनकी माँ जी भी हैं। अक्षय कुमार के साथ बेबी फिल्म में काम की है, बहुत सारा काम किया हो। और बेटा भी मेरा इंजीनियर है, लेकिन वो भी इस SBMT का डायरेक्टर है अभी, वही चला रहा है हमारा चैनल। ये बहुत तो मेरा चर्चित। नमस्कार आप सब लोगों को, और बहुत 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 धन्यवाद बोलती हूँ मैं। एक्चुअली मैं घर के बाहर हूँ, तो जिससे मेरे पास कुछ है नहीं साधन, तो मैं खाली अपना फोन पकड़ के बात कर रही हूँ। हाँ, मैं बाहर अभी होटल में हूँ, तो मैं लाई नहीं हूँ कुछ भी लगाने के लिए। तो ऐसे में आवाज ठीक आ रही है ना आप लोगों को? जी जी, आ रही है। ठीक है। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज इतने बड़े जो एक आप लोगों ने कार्यक्रम रखा है उससे जुड़ा है,
और सौभाग्य है मेरा कि संजय ने मुझे इससे जोड़ा, इस प्रोग्राम से जोड़ा। होम्योपैथी हम लोग बचपन से यूज करते आ रहे। बचपन से हम लोग मेरे तो जब छोटे बच्चे थे तो मैं होम्योपैथी ही देती थी। होम्योपैथी क्योंकि वो एक माइल्ड होती है और उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, तो इसलिए अक्सर छोटे बच्चों को तो जरूर से ही होम्योपैथी लोग देना प्रिफेयर करते हैं। और जैसे कि आपने बताया कि मैं पर्वतारोही हूँ, और पर्वतारोही हूँ 1977 जब कोई कोर्स नहीं किया था माउंटेनियरिंग का, तब मैंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से कोर्स किया। वहीं से संजय मुंडेपी ने भी कोर्स किया है, और बहुत सारे वहां से निकले हैं, बचेंद्री पाल, चंद्रप्रभा ऐतवाल, हर्षवंती, मतलब अनेकों जो एक क्रीम है वो उत्तरकाशी से निकला है। तो मैं इतना परिचय अपना दे देती हूँ। उसके बाद मैं आज डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन के जयंती पर आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि सच में होम्योपैथी का जो प्रयोग है वो लोग ज्यादा से ज्यादा करें। और जब असल में क्या है कि जो होम्योपैथी है वो एक बहुत शांत वाली, जिसको कहा जाएगा कि शांत और कोई साइड इफेक्ट नहीं, कुछ नहीं, तो वो दवाई है जो ये हमारी बॉडी के साथ एकदम फिट बैठ जाती है और हमारी बॉडी को जो कोई हानि नहीं पहुंचाती है। हाँ, जब बहुत कुछ ऐसा हो जाता है, ये क्योंकि बहुत धीरे धीरे हमारी जो होम्योपैथी है वो करती है, तो बहुत जब कुछ हो जाता है जैसे, तब उसमें हम लोग जो साइंस ने बनाया है, साइंस का वो है दूसरा भाग है, उसको भी हम लोग यूज करते हैं। तो होम्योपैथी में यही यही है कि वो एक शांत दवाई है, और हमको वो एकदम बहुत ही, जैसे कि समझ ली, स्नेह के साथ ठीक करती है बहुत। ये तो मैं होम्योपैथी के प्रचार प्रसार के लिए भी यही कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग अगर उसका प्रयोग करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और बहुत इससे मतलब एक और फायदा होगा, होम्योपैथी से भी बहुत फायदा होता है और सबको फायदा होगा, ताकि ज्यादा साइड इफेक्ट्स बॉडी को न हो। तो हम लोग कई बहुत सारी चीजों में होम्योपैथी को ही यूज कर सकते हैं। तो मैं शशांक मुंडेपी को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ जोड़ा और मुझे कुछ बोलने का मौका दिया। मतलब सबसे अच्छी बात है कि हम लोग यूज करते हैं। मेरे हस्बैंड टाटा स्टील में मैनेजिंग डायरेक्टर थे, रिटायर्ड मैनेजिंग डायरेक्टर है। वो तो अभी तक भी इस होम्योपैथी ही प्रयोग में लाते हैं, होम्योपैथी दवाई ही प्रयोग में लाते हैं। तो बहुत मुझे खुशी हुई कि अगर उसने मुझसे कहा है तो मैं जुड़ी हूँ। अगर मैं होम्योपैथी से नहीं जुड़ी होती, नहीं लेती होती, तो शायद मुझे पता भी नहीं होता कि मैं क्या बोलूँ क्या। और मैं किसी चीज को जब हमने प्रयोग नहीं किया है तो हम उसके बारे में बोल नहीं सकते हैं कि वो बहुत अच्छा है या ये है वो है। हम लोग उसको नहीं वो कर सकते हैं, प्रचार नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि मैंने प्रयोग किया है, मैंने अपने बच्चों को दिया है बचपन में भी और बड़े में भी, तो इसलिए मैं होम्योपैथी के बारे में बोल सकती हूँ कि होम्योपैथी दवाई बहुत अच्छी है। और इसके ये प्रयोग में आना चाहिए, लोगों को प्रयोग करना चाहिए। और आज जयंती डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन की जयंती पर मैं बहुत 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 शुभकामनाएं आप सबको देती हूँ। और बहुत सारे लोगों के बोलने के लिए से मैं शायद बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहती। संजय मुंडेपी को फिर से धन्यवाद। और मैंने सुना है कि बचेंद्री पाल जी भी आएंगी अभी। बचेंद्री पाल को कौन नहीं जानता है, उनके बारे में ज्यादा तो हम लोग बोल नहीं सकते क्योंकि सूरज को दीपक दिखाना जैसा है। और अभी वो जो प्रोग्राम चला रही हैं फिट एट 50+, बचेंद्री पाल ये प्रोग्राम चला रही है फिट एट 50+। तो उसके लिए वो इतने प्रयास कर रही है। और एक्चुअली अभी भी मैं बीच में एक तरह से लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा ऐसे हो गई थी कि बिल्कुल घबराई हुई सी। लेकिन बचेंद्री पाल को देख के जो अभी ट्रांस हिमालयस ले गई हैं, उसको देख के मेरे अंदर भी बहुत साहस आया है, बहुत साहस मेरे अंदर आया है। तो ऐसी जो महिलाएं हैं या कोई और भी हमारे समाज को
बहुत कुछ दे जाते हैं। जीवन वही है कि हम दूसरे को कुछ दें। जीवन हमारा वो नहीं है कि हम सिर्फ दूसरे के दुख दें और दूसरे की शिकायतें करते रहे। तो मेरे ख्याल से हमको अपना जीवन ऐसे ही बनाना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी होगी अभी अगर बचेंद्री दीदी जुड़ जाएंगी तो बहुत ही खुशी की बात है। हम दोनों साथ के पर्वतारोही है। संजय ने भी वही से ही पर्वतारोहण का कोर्स किया है। और मैं डॉक्टर मन को बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देती हूँ। आप सभी को, जितने भी आप डॉक्टर राशि हैं, डॉक्टर संजय मुंडेपी, राजीव शर्मा और भी जितने लोग हैं, मैं सबको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं ज्यादा ना बोलते हुए यहीं पे आप सबको बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी बात को खत्म करती हूँ। और आप सबको, होम्योपैथी को हजारों शुभकामनाएं देती हूँ। अगर टाइम होगा तो फिर बाद में बोल सकती हूँ मैं, लेकिन अभी क्योंकि सबको मौका मिलना चाहिए इसलिए मैं अपनी बात यहीं पर खत्म करती हूँ। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपका बहुत आशीष वचन रहा है। और धन्यवाद। आगे के लिए मैं डॉक्टर अनीता जी को इनसे निवेदन करूंगा कि आगे की होस्टिंग वो करें। प्लीज स्वागत में धन्यवाद। हाँ, थैंक यू डॉक्टर संजय मुंडेपी। थैंक यू, आपने होम्योपैथी को हमारे पुराने स्क्रिप्चर से लिंक करा कि कैसे फिलॉसफी जुड़ी हुई है। एंड आई थिंक होम्योपैथी इज वन ऑफ द बिगेस्ट गिफ्ट ऑफ यूनिवर्स टू ह्यूमैनिटी थ्रू डॉक्टर हेनीमैन, which so on this auspicious day of Henneman's birthday, who's the founder and father of homeopathy, we have three wonderful speakers of mind technique: Dr. Maan, Dr. Matharu, and Dr. Arun. I think as a tribute to this great man, Dr. Henneman, we should really strive to practice and spread good homeopathy. If good homeopathy really spreads in the world, I think humanity can transform. It can really change the scenario of the world if good homeopathy really spreads in the world. So we all are homeopathic doctors. It is our profession. It gives us living. But I think on this day, if we really pledge to make homeopathy our passion, to really, spread it far and wide and practice good homeopathy, it will be a great tribute to Dr. Henneman. So, and today's webinar is a small step in the direction of spreading good homeopathy. So let's learn from Dr. Matharu, Dr. Maan, and Dr. Arun. So I think without wasting more time, we should start our webinar and start learning from these great homeopaths. So I think first, Dr. Matharu, is he there? और डॉक्टर मान, जो भी पहले अपना शुरू करें और बोले। डॉक्टर मान। I am Dr. Maan from Sangrur, Punjab. The real tribute to founder of homeopathy, who discovered homeopathy system, will be to practice good homeopathy, as Dr. Anita Yadav saying, based on the permanent basic principles, similia, similibus curanter, law of potentization, law of individualization, single medicine, single dose prescriber. That will be the real tribute to homeopathy and to make homeopathy scientific, because our master, our guru was a big scientist, Dr. Samuel Hahnemann. We should pledge at his birthday that we should make homeopathy scientific. We should rewrite our canon, as Dr. Otto Leger in his Critique of Homeopathy wrote,
Had Hahnemann lived, he may have written till today 600 editions of homeopathy of organon. If he can write 6 editions in his short span of life, so scientists often question us why you are teaching still that up to 6th edition of organon. It is not a religion, though we say at stages it is the Bible of homeopathy. We should not say, we should not compare it with religion. It is a science. Dr. Hahnemann was a big scientist. We should explore ways how to explain homeopathy scientifically today, what remains in it, how it acts. Though we lacks and lacks of homeopathy know all over world that it acts. We can show to any scientist that it acts. Even acts on surgical cases, fatal cases, mental cases in animals. But how it acts, what remains our medicine is still to be explainable. Which one of first our group, my group, Dr. Hahnemann, second Dr. M.L. Sehgal, who rediscovered homeopathy on mind technique. Third one was a psychiatrist, renowned psychiatrist in Rajasthan at Ganganagar, Dr. G.S. Ayer, who in our student life from 76 to 80 was prescribing in all mental cases homeopathy and 50 millisievert potency. He always said, Dr. Man, please keep it open till some scientist it explains. Don't explain unscientific thoughts like miasm to vital force. Keep it open. Someday some scientist will explain how it acts. Otherwise, like America, one day one can totally shut homeopathy. He's shown us how big hospitals, big medical colleges of homeopathy were in America. But one day, one director general of system of allopathy, he shut down homeopathy colleges and hospitals by saying that you cannot explain what remains in it, how it acts till that till today. It is still unexplainable. Though we still say it is explainable by miasm, by vital force, we should keep it open. We should pledge to practice homeopathy, many homeopathy, and as rediscovered by Dr. M.L. Sehgal, to prescribe on mind system, on mind technique. It is very easy. We do not say that only Sehgal system, Sehgal technique is the final technique, is the only technique, but it is so easy to select single medicine by going to the mind refresh. My first seminar, I always say, was in November 92 when I attended the seminar of our master Dr. M.L. Sehgal. Though at that seminar, I also questioned how, sir, belladonna in every case. How you are saying belladonna covering 30 to 40% cases. But when I practiced in my practice, I was homeopathic medical officer in government homeopathic dispensary in Turi, belladonna, opium, and I got tremendous results. Then I never turned back. Then we organized so many seminars at Sangrur of Dr. M.L. Sehgal. 6 years continuously, either Dr. Sanjay Sehgal sir or Dr. Suresh Sehgal sir came to Sangrur once a month, and we learned a lot, and then started homeopathy community journal, published 20 years, then started studying on WhatsApp and then on Telegram, and then published all what we learned from our teachers, Dr. M.L. Sehgal, then Dr. Sanjay Sehgal, Dr. Jignesh Sehgal, who
homeopathy and mind in Punjabi, then in Hindi, then in English. And we are too happy, too satisfied by saying that we are homeopath. My son is also homeopath, my daughter-in-law is also homeopath. They practice totally 100% on mind technique. Beautifully, I say today, I am getting results with Anthem Group. Love sick. Total world is today, most of the people are love sick in situation. So our Anthem Group daily working in our practice, love sick, anger touch, do we know, weeping touch, when not touch, physical touch, but mental touch. किसी ने उसे ऐसा कह दिया कि मन को छू गई बात, और फिर गुस्सा, एंगर टचमेंट, वीपिंग टचमेंट, कि मैं तो उसको इतना प्यार करता था, वो कोई भी रिश्ता हो सकता है, वो लव से को झूठ वाला लव नहीं होता, वो जो वैसे एक प्यार होता है बहन भाई का, कोई मदर फादर का, कोई और कोई रिश्ते का, उसमें जब कोई बात आ जाती है तो इतने अच्छे, इतने वंडरफुल प्योर मिलते हैं। अगर आज हम लव सिख की दुनिया में बात करें और होम्योपैथी में काम कर बात करें और अगर गुरु के जन्मदिन पे बात करें तो अभी भी मेरे पास एक केस आया था और इतना रिजल्ट मिला उसको कि वो कहती मैं तो अपने भाई को इतना प्यार दिया, इतना, एक मेरे से छोटा था वो 10 ईयर, मैंने उसको इतना बचपन से उसको केयर की, उसको स्टडी करवाई, उसको एक लेवल पर लेके गई और मेरे को उसने 10-15 लाख का लॉस दिया, धोखा दिया, डिसीव किया, वो भी कोई बात नहीं थी। और उसके बाद उसने मेरे से बात करनी ही छोड़ दी और वो रोने लगी लिटरली, और गुस्सा था उसके मन में बहुत। तो सिंपली आई कन्वर्टेड दैट इनटू love sick, anger touch, weeping touch. After being, she was totally changed. She was totally normal. Otherwise, she was taking from 10 years medicine from psychiatrist. She was in same condition. Similarly, a person came to me. Her wife told, actually, doctor साहब, बात ये है कि इसकी जो मासी थी, वो इस ये उसको अपनी मदर से ज्यादा प्यार करता था। उसकी जो डॉटर-इन-लॉ थी, उसने उसको भी ये बहुत हेल्प की, अपने मासी के बेटे को, उसकी फैमिली को, उसने इतनी इनकी इंसल्ट कर दी, इतना इसके झगड़ा किया, और फिर उसके तो झगड़ा हुई, जो इसकी मासी थी वो भी बात करने उसने छोड़ दिया, मासी के बेटे ने बात करना छोड़ दिया। उस समय से एक्चुअली ये मेंटली सिक है, ये उनको अपनी मदर से ज्यादा प्यार करता था, अपने भाई से ज्यादा मासी के बेटे को प्यार करता था। तो वो भी उस बहुत, वो 45-50 ईयर का था, उसने बताते बताते रोना शुरू कर दिया कि हाँ सर मैं उनको बहुत प्यार करता था, उसने मेरे को बहुत जख्म दिए, बहुत दर्द दिया। तो उसको भी मैंने ऐसी थर्टी दी, वो वंडरफुली एक वीक में ठीक हो गया। तो ऐसे ये वंडरफुल टेक्निक है डॉक्टर एमएल सहगल की। कभी भी हमने सोचा नहीं था कि अगर पेशेंट कहता है कि मैं जल्दी ठीक होना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, होम्योपैथी धीरे धीरे असर करती है, हम उनको लेक्चर देना शुरू कर देते थे कि नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, आप होम्योपैथी लीजिए। पर डॉक्टर एमएल सहगल टेक्निक है कि हम उसको कन्वर्ट करते हैं माइंड में, कैरिड टू फास्ट। अगर वो कहता है धीरे धीरे ठीक हो जाए, जितना समय लग जाए कोई बात ही नहीं डॉक्टर साहब, कैरिड टू स्लोली है। अगर वो इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहता है, लाइट डिजायर है, अगर वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाना चाहता, डरता है, लाइट शन है। ये टेक्निक वंडरफुल टेक्निक दी है हमें, वो लाइव कर दिया यूट्यूब जो माइंड में माइंड सेक्शन में पड़े हुए पढ़ने के, उसमें से हम वही मेलाडोना जिसको हीट, बर्निंग और रेडनेस की एक्यूट मेडिसिन माना जाता था, आज हम सर्जिकल केसेस, हम फेटल केसेस उससे ठीक करते हैं। एक्यूरेट जिसको मोस्ट एक्यूट माना जाता था, हम बहुत क्रोनिक केस ठीक करते हैं, जिसमें परसीवरेंस होता है। हम जानते हैं
पेशेंट लगातार मेडिसिन लेता है, फिर उसकी सिचुएशन आ जाती है होपफुल अल्टरनेट एस्पेयर, जब वो कहता है कि मैं डॉक्टर साहब ठीक क्यों नहीं हो रहा, ये उसकी लाइफ डिजायर होती है। तो वो एक्टिनाइट, वही एक्टिनाइट जो हम मोस्ट एक्यूट मानते थे, वो क्रॉनिक केसेस ठीक कर रही है, मेंटल केसेस ठीक कर रही है, सर्जिकल केसेस ठीक कर रही है। हमें बहुत डॉक्टर हैनेमैनियन होम्योपैथी एंड डॉक्टर सैगल तकनीक को बहुत आगे ले जाने की जरूरत है। न्यू जनरेशन है जो फाइनल ईयर स्टूडेंट हो जाए, इंटर्नशिप कर रहे हो, उनको हमें 20-25 मेडिसिन जो है बेसिक वो करवा दे, तो वो अच्छे होम्योपैथ बन जाए। नेक्स्ट जो अगर हायर स्टडी की जरूरत पड़े वो आराम से कर सकते हैं। जैसे मैं बता रहे थे, जो बेस्ट है हमारे बच्चों में बहुत काम करती है, तो बच्चे में तो इतने वंडरफुल रिजल्ट मिलते हैं माइंड टेक्निक के। अगर वो इंजेक्शन से डरता है, फियर इंजर्ड है, अंधेरे से डरता है, फियर डार्क है, किसी एक परिवार के मेंबर को क्लिंग करता है, क्लिंगिंग टू पर्सन है, हम स्टामोनियम देते हैं, इतने वंडरफुल रिजल्ट मिलते हैं। अगर वो अंधेरे से डरता नहीं है, इंजेक्शन से बहुत डरता है, और उसके साथ आ जाता है कि इंक्विजिटिव है, बहुत क्वेश्चन पूछता है डिटेल में, तो हम स्टामोनियम के बजाय हायसम्स पे चले जाते हैं, तो बहुत अच्छे वंडरफुल रिजल्ट मिलते हैं। अगर वो बहुत अच्छा बच्चा है, रिकॉग्नाइज करता है रियलिटी को, मम्मी को नहीं तंग करता, पापा को नहीं है, आराम से अपने आप प्लेट करता रहता है, बहुत माइल्ड जेंटल है, प्लेफुल है, बुखार हो गया लेट गया, ठीक हो गया, प्लेफुल हो गया, तो हम कॉकनस देते हैं और वो इतने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगर वो लाफिंग स्माइलिंग है, प्लेफुल है, बहुत हंस रहा है, हंसमुख है, कोई इंजेक्शन से डर नहीं है, वो हम बेलाडोना देते हैं, इतने वंडरफुल रिजल्ट मिलते हैं। हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसे भी होम्योपैथी की प्रैक्टिस हो सकती है। तो मैं यही कहूंगा कि रियल ट्रिब्यूट टू आवर गुरु, आवर मास्टर विल बी टू मेक होम्योपैथी साइंटिफिक एंड टू इसका इतना प्रचार कर दे डॉक्टर सैगल तकनीक का, 20-25 मेडिसिन का, कि वो अच्छे होम्योपैथ बन जाए। उसके आगे अगर उनको जरूरत पड़े तो वो अपने आप फिर एक्सप्लोर करते जाए, पार्टनराइज करते जाए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सचिन मुंडेती, डॉक्टर राशि, डॉक्टर अनीता जी एंड होल टीम एंड आवर कास्ट। थैंक यू। Thank you, Dr. Maan, for throwing light on the basics of mind technique and explaining few rubrics. I think mind technique is one of the techniques which really very easily and very fast shows the greatness of homeopathy, how fast we get results and brilliant results. So now I would request Dr. Matharu to share his cases and share something with us. I'm not giving detailed introduction of the doctors because we all know you all so well. So now, we all know that you all are such great doctors. So I'm not introducing and giving introduction. So we all know you all well. So Dr. Matharu, please share your experience. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम आज बहुत ही हमारे पूजनीय डॉक्टर हेमंत साहब की जयंती के जन्मदिन पे होम्योपैथी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। हम तहे दिल से बधाई देते हैं सबको कि आज के दिन हम और शुभ कार्य की आरंभ करेंगे। तो सबसे पहले मैं गुरु के बारे में कहना चाहता हूं कि गुरु की महिमा बहुत अपरंपार है। जो गुरु ने हमारे लिए शिक्षा दी, उनके ऊपर चलना ही गुरु के लिए तो असली उनको नमस्कार होगी। जो उन्होंने बताया, जो उन्होंने हमें बोला, तो हम उनके ऊपर चलें, ये हमारी सच्ची श्रद्धांजलि हमारे गुरु के लिए होगी। तो मैं ज्यादा डिटेल में बात अभी और नहीं करना चाहूंगा। हम उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर हेमंत साहब ने जो जो हमें पॉइंट्स दिए, जो जो हमें शिक्षा दी, ये आप सभी को मालूम है, उसके लिए डिस्कस करना नहीं मैं चाहूंगा।
तो आगे जो उस पद्धति को जो डॉक्टर हेनिमन साहब ने हमें दी, उसको आगे और लाइट में लाने के लिए हमारे गुरु डॉक्टर एमर सहगल साहब जी ने हमें जो शिक्षा दी, हमें माइंड के ऊपर काम करने का जो उन्होंने तरीका बताया, उसके ऊपर हम सब लोग चलने की कोशिश करते हैं और चल रहे हैं। वो कोशिश के अंदर जो जो हम काम करते हैं, जो हम पेशेंट देखते हैं, उनमें से कुछ एक के बारे में हम आपके साथ चर्चा करेंगे आज। तो मैं तो गुरु के लिए यही कहता हूँ, बलिहारी गुरु अपने जिन सतगुरु दिया बताए, गुरु हमारा सबसे बड़ी अहम हमारे लिए अथॉरिटी है। तो हमारे टीचर्स आगे के डॉक्टर संजय सहगल साहब, डॉक्टर जुगेश सहगल साहब, डॉक्टर प्रेम साहब, मैं कहूंगा कि आप सब लोग उनको भी बहुत ज्यादा गहराई से सुने। तो आज के लिए हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे 2-4 छोटे मोटे केस आपके साथ डिस्कस करने की। तो उनमें से एक छोटा बच्चा हमारे पास आया था, जो लंदन से आया था, कहीं सुन करके किसी उनके पेरेंट्स ने सुना होगा, उनको ऑटिज्म था। ऑटिज्म जैसी बीमारियों के बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ये बीमारी या ये तकलीफ होम्योपैथी से हल हो सकती है। तो वो बच्चे को मेरे पास लेकर आया गया। तो बच्चा चलने में बिल्कुल ही समर्थ नहीं है, ऐसे ऐसे वो पाँव में चलता था, मतलब उसके टोस के ऊपर वजन देकर चलता था, पूरा पाँव नीचे नहीं लगाता था। तो हमारे पूरे कैबिन में जैसे उसको चल करके दिखाने को बोला तो ऐसे ऐसे चलता था। उसको बोला कि आपका नाम क्या है, वो उसके लिए कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया उसने। तो उसको बोला कि ये चीज क्या है, उसके लिए भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। वो किसी भी चीज के लिए कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। मम्मी पापा ये कौन है, मम्मी है, ये कौन है, पापा है, इसके लिए भी वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। ये बड़ा डिफिकल्ट एक ब्लाइंड केस जैसा मेरे को लग रहा था। तो मैंने सोचा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या है, तो कोशिश करते हैं। मैंने उनको भी बोला कि हम कोशिश करेंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो उसके देखने में जो जो सामने आ रहा था, जो प्रेजेंटेशन थी, जो हमें डॉक्टर सहगल साहब ने भी सिखाया, प्रेजेंट, प्रोडोमिनेंट, परसिस्टिंग स्टेज के बारे में, उसी को पकड़ना ही ये कला सिखाई हमें डॉक्टर साहब ने, और उन्हीं को पकड़ना ही सब कुछ है। अगर हम उसको समझ पाए तो सब कुछ समझ जाएंगे। तो जो बच्चा जैसे जैसे चल रहा था, तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। मैंने सिंपली यही देखा कि ये बच्चा कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो इसको कुछ भी बोलते हैं हम, तो किसी भी चीज के लिए इसका कोई रिएक्शन नहीं है। तो उसको मैंने रूब्रिक उसका लिया कि इंडियंस एवरीथिंग, कोई नाम नहीं बताता, कोई रिएक्शन नहीं है, उसको पेन दिखा दिया, ये क्या है, वो क्या है, वो उसका किसी तरीके किसी तरफ कोई रिएक्शन नहीं मिला मेरे को। तो बस सिंपल सा रूब्रिक मैंने लिया, और उसको उसकी माता ने मेरे को बोला कि घर में एक दूसरा बच्चा है, ये उसको जब हम कोई चीज दे देते हैं और ये कभी थोड़ा सा इग्नोर होता है, इसको लगता है कि मैं इग्नोर हो गया। तो जो पहले से भी जब ये छोटा था, तो जो बड़ा बच्चा था उसको वो नॉर्मल था, ये बच्चा ऐसे पैदा हुआ, तो उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देने से इसको ये लगा कि मेरे को नहीं पूछा गया। हम इसको फील करते हैं ऐसा, मैं थोड़ा सा अपने आप बोलता है, जो बोलता है अपने आप से बोलता है, अपने धुन में रहता है, बोलता है तो ये कहता है इसको इसको दे दिया, इसको दे दिया। तो वो थोड़ा सा जो बोल रहा था कि मेरे को नहीं दिया कुछ, ये उसका बस 2-4 बातें उन्होंने इसी के बारे में बताई। तो मैंने उसको एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग रिजेक्टेड में लिया कि बेशक जो उसका बचपन था, उसका जो वीजा लगा हुआ था उसकी मदर का, वो ऐसी हिसाब से लगा कि जो उसका जन्म हुआ जब इधर हुआ, तो उसकी माता को उसको छोड़ करके जाना पड़ा थोड़ी देर के लिए अपने पेरेंट्स के पास।
तो ये उसके साथ कुछ टैली हुई ये बात, ये मेरी समझने की बात थी। इसमें और भी कुछ हो सकता था, लेकिन मैंने उसको एलिमेंट्स को रिजेक्टेड में लगा कि बच्चे की जो पर्सनैलिटी में एक रिजेक्शन का जो भाव पैदा हो गया। वो बोल भी रहा था कि इसको ज्यादा किया, मेरे को नहीं, मेरे को छोड़ दिया, मेरे को नहीं पूछा। कि थोड़ा थोड़ा जितनी भी उसकी लैंग्वेज भी क्लियर नहीं थी, उसकी जो भाषा है वो पूरा बोलने में सक्षम नहीं था। ये इसलिए मैंने इस रूब्रिक को चुना। और इसके बाद जो सबसे ज्यादा उस लड़की ने मेरे को बताया, उस बच्ची ने, उसकी मदर ने, कि सर इसको हमने वैक्सीनेशन करवाया था, ये वैक्सीनेशन के बाद सब कुछ ऐसा हुआ है। ये पक्का है कि ये वैक्सीनेशन के बाद ही ऐसा कुछ हुआ। वहां पर लंदन में भी उसका ट्रीटमेंट काफी देर चला, बहुत देर चला, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। पर उन्होंने यही बोल दिया कि अपने आप ठीक हो गया, हो सकता है, नहीं अदरवाइज इसके लिए हमने जो करना था वो प्रयास पूरा हो गया। उनका रिकॉर्ड पूरा हमारे पास लंदन का भी है और इधर का भी, जो इधर से भी उन्होंने थोड़ी बहुत मेडिटेशन की। तो एक तो ये जनरल हमारे सिम्टम में हम लेते हैं वैक्सीनेशन एलिमेंट्स आफ्टर, ये जनरल से मैंने लिया कि मैंने चाहा कि इसको हम नहीं छोड़ेंगे, जो इसके लिए कारण बना है इसकी बीमारी का, उनके बोलने के हिसाब से। दूसरा ऑटिज्म इन चिल्ड्रन, तो ऑटिज्म को मैंने सीधा ही ले लिया, क्योंकि ये बेशक हम किसी बीमारी को ऊपर फोकस करके प्रिस्क्राइब नहीं करते, लेकिन फिर भी जो सामने हमें जो प्रेजेंटेशन में चीज आ रही है तो उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। तो मैंने उनको मेडिसिन दी। तो मेडिसिन देने के बाद में उनको 2 महीने के बाद बुलाया गया, क्योंकि वो उनकी छुट्टी थी, इंडिया आने के लिए 3 महीने उन्होंने वहां रहना था यहाँ पर। तो 3 महीने का हम सोच रहे थे कि शायद कोई रिस्पॉन्स मिले। तो 1 महीने की हमने उनको मेडिसिन दी, क्योंकि इन केसों में इतनी जल्दी इम्प्रूवमेंट आने की संभावना नहीं होती। तो 20 दिन के बाद उनका फोन आया, वो इधर हमारे पंजाब में रामा पिंड है, वहां का वो लड़की है, उसका केस था बच्चे का। तो रिस्पॉन्स आया कि ये बच्चा अब पाँव के ऊपर थोड़ा थोड़ा चलना शुरू कर दिया इसने। तो पूरा जैसे टोज के ऊपर चलता था ऐसे ऐसे चलता था, उसने पाँव के ऊपर चलना शुरू कर दिया। तो लगा कि शायद अच्छा हो रहा है, कुछ कुछ ठीक हो जाएगा। तो 2 महीने के बाद फिर उन्होंने फोन किया कि ये बहुत अच्छा फील कर रहा है। और हम कहीं शादी पे मिले, वहां पर उनका भी आना था और मैं भी वहां पर गया था। वो बच्चा मैंने उसको चलते हुए देखा और वो सब लोग बोल रहे थे कि सर इसमें काफी इम्प्रूवमेंट हमें दिखाई दे रही है और इसको बोलने में भी थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तो उन्होंने मेरे सामने इसको मेरे को करके दिखाया कि ये क्या है क्या है। उसने थोड़ा सा रिस्पॉन्स दिया कि ये पेन है, हल्का सा रिस्पॉन्स उसका आना शुरू हो गया 2 महीने में। तो 3 महीने का कंप्लीट ट्रीटमेंट देने के बाद फिर मेरे पास लेकर आए। तो मैंने उसको अपने कैबिन में चला करके देखा। तो उस बच्चे की हम वीडियो भी प्रोड्यूस करेंगे कभी, तब मेरे को वहां से वो मिल गई, तो हम इस हमारे ग्रुप में पेश करेंगे। तो बच्चा चलने में काफी अच्छा हो गया 3 महीनों में। उसके बाद उनको जाना था लंदन, तो वो चले गए। हमने 6 महीने की और मेडिसिन उसको दे दी। तो वो बच्चे का अभी स्कूल में जाना शुरू हो गया था। छोटे स्कूल में इसको प्ले वे वगैरह लाया, तो वहां पर उसका थोड़ा थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स लगा। तो अब उस पेशेंट को ठीक हुए 1.5 साल से 2 साल के करीब हो गए हैं। ये 2 साल पुराना केस था, मेरे याद आ गया। तो अब वो स्कूल में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है उसका, तकरीबन बिल्कुल ठीक है बच्चा। वो पढ़ रहा है, लर्न कर रहा है, वो बोल रहा है, चल रहा है, खाना खा रहा है, अपने आप मांग रहा है अपनी मदर को, पापा को, सराउंडिंग्स को, सभी को पहचान कर रहा है। उसके साथ वो वाजिब रिएक्शन दे रहा है उसका। ये पेशेंट था जो, इसको मैंने थूजा 30 दिया था। थूजा 30 पहली बार दिया था। तो 3 महीने के बाद मैंने उसको, तब उन्होंने बोला कि ये पहले जो पाँव के ऊपर चलना एकदम ठीक हो गया था, वो थोड़ा थोड़ा फिर कभी कभी फिर वही 1-2 बार टोज के ऊपर चलता है। तो फिर हमने थूजा 200 उसको 3 महीने के बाद दिया। और 3 महीने के बाद
फिर उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जब मिला तो लास्ट में जाकर के मैंने उसको थूजा 1M दिया। उसके बाद मैंने कोई मेडिसिन उसको रिपीट नहीं की। आज तक वो पेशेंट 2 साल हो गए, वो बहुत अच्छा ठीक हो रहा है, बहुत अच्छा ठीक हो गया। ये केस पूरा कंप्लीट हो गया था उसका। जो हमने ऑटिज्म का आपके लिए प्लीज ये मैंने निकाल करके रखा। ये इसका श्रेय जो जाता है हमारे डॉक्टर ML सहगल साहब को, जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि ये हम इसको ठीक कर पाए। तो अगला केस में अगर टाइम है तो मैं डॉक्टर साहब फर्स्ट रूब्रिक क्या लिया था आपने? फर्स्ट रूब्रिक मैंने लिया था इंडिफरेंस एवरीथिंग। ओके, ठीक, इंडिफरेंस एवरीथिंग। तो थैंक यू। दूसरा रूब्रिक मैंने लिया एलिमेंट्स रिजेक्टेड फ्रॉम मी, क्योंकि वो घर परिवार का माहौल ऐसा था, बच्ची को जाना पड़ा था उसको छोड़ करके। उसके 2 महीने के बर्थ के बाद ही उसको जाना पड़ा। वो अपने इधर के परिवार के पास रहा था बच्चा। तो उसके बाद मैंने ये रूब्रिक वैक्सीनेशन का डायरेक्ट रूब्रिक मैंने जनरल से उठाया था, वैक्सीनेशन एलिमेंट आफ्टर। और एक और रूब्रिक ऑटिज्म इन चिल्ड्रन, ऑटिज्म चिल्ड्रन इन। तो ये इसके रूब्रिक थे और फैंटास्टिक रिजल्ट इसका मिला। इसकी वीडियो, इसका जो रिकॉर्ड वो हम कभी पेश करेंगे आपको। तो आगे टाइम है तो और केस करें। हाँ हाँ सर, करिए। ओके, थैंक यू। एक और छोटा सा केस में छोटी छोटी बातें करेंगे हम आज, जो प्रैक्टिकली काम आने वाले भी हैं। हमारे से आने वाले बहुत बड़े टीचर हैं, जैसे डॉक्टर मान साहब ने गागर में सागर बंद कर दिया। इतनी छोटे से टाइम में इतने बड़े केसेस, इतना बड़ा हमारे को ज्ञान दे दिया। ये मैं उतनी तो बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं बड़ी छोटे छोटे केस आपको बताऊंगा, छोटी छोटी बातें करूंगा आपके साथ जो मेरे प्रैक्टिकल में काम आई। हो सकता है आपके भी कुछ काम आ जाए। ये एक और केस है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का। ये जो पेशेंट जब मेरे अंदर आया, कैबिन में अंदर आया, तो ये इसकी एज 45 के करीब है। ये देखने में ऐसा लगा जैसे 65 का होता है। इतना कमजोर मैं पहले से उस पेशेंट को देखा था, वो अच्छी सेहत में देखा था मैंने उसको। मैं बड़ा अजीब लगा मेरे को उसका देख करके। जब वो अंदर आया उसने मेरे को बोला कि सर मैं आपके पास आया हूँ, तो बैठिए, क्या बात है। सर हमारे जो पड़ोस में MD डॉक्टर हैं, तो उन्होंने के पास मैं पहले गया था। मेरे को बहुत सीवियर पेन होते थे बॉडी में, बहुत ज्यादा दर्द होते थे, रात को सो नहीं पाता था, पूरी रात तकलीफ में रहता, दिन में भी दर्द होते थे और शरीर वीक होना शुरू हो गया, बहुत कमजोर। तो उन्होंने बोला कि आप कुछ टेस्ट, उन्होंने कोई मेडिसिन दी मेरे को थोड़े दिन के लिए, तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो उन्होंने एक टेस्ट वगैरह करवाए, उसमें उसका CRP लेवल जो 95 था और ESR उसका 55 के करीब था और TLC उनका 2300 था और HB काफी कम था उनका। तो वो 8 के करीब था, शायद 8 पॉइंट समथिंग था। तो उनको डॉक्टर साहब ने रेफर कर दिया DMC के लिए। तो DMC में उनको डायग्नोज किया गया एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का, उनको डायग्नोज किया और उन्होंने उनको स्टीरॉयड के ऊपर रखा और पेन किलर, स्टीरॉयड्स, जो भी उनका वो ट्रीटमेंट होता होगा उसके ऊपर रखा। उसके से क्या हुआ कि उसके पेन कुछ देर के लिए कम हो गए, पर जो उसका जनरल पैरामीटर्स थे वो गिरता गया, शरीर उसका इतना कमजोर होता गया, HB भी कम हो गया और भूख वगैरह कम हो गई। पेन हल्के से कम होते गए। उन्होंने जब सॉरी स्टीरॉयड्स को कम किया तो पेन फिर स्टार्ट हो गए। और उनकी रिश्तेदारी में कोई डॉक्टर था, उन्होंने उनके साथ सलाह की, बोला कि ये मैं ये मेडिसिन ले रहा हूँ। तो वो MBBS डॉक्टर था, तो उसने बोला कि ये तो बहुत जो आपके लिए अच्छी दवाई नहीं है, ये खतरनाक है, इसके बाद आप ठीक नहीं हो सकते, जब छोड़ोगे तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी। और उसने भी यही बोला कि हम जब भी इसको थोड़ा सा भी कम करते हैं तो यही प्रॉब्लम, फिर पेन की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। उस पेशेंट ने बोला कि सर जब से मैं DMC से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, मेरे को 11 महीने के करीब हो गए हैं, तब से मैं कमजोर होता जा रहा हूँ, मेरा चेहरा भी काला पड़ता जा रहा है और मैं पूरा ठीक फील नहीं कर रहा, पूरा बॉडी एक्स होते रहते हैं, लिखने को दिल करता है, मैं कुछ काम नहीं कर सकता।
तो आपके पास मेरी वाइफ आती थी, वो उनको मल्टीपल एलर्जी का था, वो ठीक हो गई थी। मैंने सोचा शायद मैं आपसे ठीक हो जाऊं, तो मैं आपके पास आया। तो मैंने उसको पूछा कि आपको दिक्कत क्या है, सबसे ज्यादा आप क्या फील करते हैं? बोले सर पेन इतने ज्यादा है, मैं बता नहीं सकता। ऐसे ऐसे इधर को भी नहीं मोड़ा जाता सर, इधर को भी नहीं मोड़ा सकता। ये गर्दन इतनी टाइट हो रही है, इधर उधर मिलना जुलना हिलना जुलना मुश्किल हो रहा है। इसमें आवाजें आती हैं, क्रैकिंग होती है, ऐसा करता हूँ ये कड़क कड़क होता है, ऐसे ऐसे होता है। ये पूरे चीज को ऐसे करते हैं तो ये कड़क कड़क होता है, इसमें इतना पेन है, मैं मूव नहीं कर चल नहीं सकता, हिल जुल नहीं सकता, बहुत तकलीफ होती है सर, मजबूरी है, क्या करूं, काम तो करना ही है, काम पर तो जाना ही होता है, काम तो छोड़ ही नहीं सकते। इतनी चिंता हो रही है कि पता ही नहीं चलता किस बात की चिंता हो रही है। तो काम हमारा बेटा भी संभालता है, कभी किसी बात की चिंता, कभी किसी बात की चिंता। और वास्तव में जब मैं देखता हूँ तो मेरे को पता ही नहीं चलता कि मैं क्या सोच रहा हूँ, किस चीज की चिंता हो रही है। तो मेरे को लगता है जी मैं बेवजह ही चिंता कर रहा हूँ। कोई ऐसी तो बात नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक है, घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी मन के ऊपर इतना वजन रहता है, इतनी चिंता हो रही है कि कैसे हुआ, कभी शरीर के बारे में, कभी किसके बारे में, कभी किसी के बारे में। जब लास्ट में देखता हूँ तो लगता है ये तो सब बेवजह है, ये कोई चिंता का कारण नहीं है, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या कारण। हाँ, काम का जरूर रहता है कि काम के बारे में मैं सोचता हूँ कि अगर मैं ऐसे ही चला तो मैं क्या करूँ, तो ये काम मेरा कैसे चलेगा, मैं काम नहीं कर पाऊंगा। डॉक्टर साहब पैसे जितने मर्जी लग जाए, खर्च जितना मर्जी हो जाए, बस आप मेरे को ठीक कर दें, पैसों की बात नहीं है, आप पैसे लग जाएंगे लेकिन आप ठीक कर देना। ये कुछ उसके सिम्टम थे। उन्होंने बोला कि लगता कि मैं बस आराम करूं, आराम करता जाऊं, रात को पूरा आराम करूं तो आराम मिलता ही नहीं, कि सुबह काम करेंगे, सुबह काम कैसे करेंगे तो जब रात को आराम नहीं मिलता। तो यही कुछ वर्जन थे उस पेशेंट के, जो वेरी वेरी कॉमन, जो जनरल बातें उस पेशेंट ने हमारे साथ की। तो इनके ऊपर ही डिपेंड करके मैंने कुछ रूब्रिक बनाए, उनको मैंने मेडिसिन दिया। तो हमने 3 दिन की उनको मेडिसिन दी, क्योंकि पेशेंट की बहुत ज्यादा तकलीफ थी, उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होने की वजह तो मैंने जल्दी बुलाया। तो मैंने उनको मेडिसिन दे करके 3 दिन के बाद बुलाया। तो पेशेंट ने बोला कि सर मैं थोड़ा सा ठीक फील कर रहा हूँ, मेरे को थोड़ा पेन्स में हल्की सी कमी लग रही है। तो फिर हमने रिपीट किया, 3-4 दिन के बाद और बुलाया, फिर पेशेंट का रिस्पॉन्स हुआ और आना शुरू हुआ, लगा कि और ठीक हूँ मैं, थोड़ा और ठीक हूँ, और भूख बिल्कुल ही नहीं लगती मेरी। ये कंप्लेंट पहले भी थी, अब भी थी, कि भूख नहीं लगती। और जो मेरे को फीवर ज्यादा फील होता था, ऐसे बुखार सा लगा रहता था, उसमें थोड़ी सी कमी लग रही है। और फिर हमने उसको 3-3 दिन के बाद में बुलाते गए, कम से कम 20-25 दिन के बाद पेशेंट ने बोला कि सर मेरे को थोड़ा आराम फील हो रहा है। उसको पहले पकड़ के लेकर आते थे, उसकी वाइफ और बेटा, तो वो सामने वाले चेयर में वो आकर के आराम में बैठा, उसने बोला कि सर मैं काफी अच्छा ठीक फील कर रहा हूँ। तो मैंने उनको बोला कि आप ऐसा कीजिए, एक बार सीआरपी लेवल जरूर चेक करवाइए, ईएसआर करवाइए, जो जो आपने मेरे को टेस्ट दिए थे जरा उनको हम देखेंगे। तो हमने पूरा सीआरपी करवाया, ईएसआर करवाया, टीएलसी और एचबी वगैरह करवाया। तो जो सीआरपी था उसका बड़ा फैंटास्टिक उसका रिजल्ट मिला कि वो 7 पॉइंट में था 25 दिन के बाद, वो 95 था, वो 7 के करीब उसका जो सीआरपी लेवल आया। और ईएसआर काफी कम हुआ लेकिन नॉर्मल नहीं हुआ, वो 21 के करीब उसका 21 उसका ईएसआर आया। और जो टीएलसी 2300 था वो 41 के करीब हो गया, उसका 41 हुआ। और एचबी हल्का सा रेज हुआ 9 ग्राम, 8.6 था पहले, वो हल्का सा उसका
में बढ़ोतरी हुई। जनरल काफी कर रहा था और ये पूरा ट्रीटमेंट 3 महीने तक चला उसका ट्रीटमेंट। तो 3 महीने के बाद फिर उसका जो सीआरपी लेवल चेक हुआ, वो सीआरपी लेवल 6 के करीब, अब 6 है, कंप्लीटली 6 है। उसके बाद सिर्फ एक ही पॉइंट था 3 महीने में, अगले 3। और ईएसआर तकरीबन 18 के करीब है उसका, अब 18 चल रहा है। और ईएससी मेरा नॉर्मल चल रहा है। एक्चुअली इतना ज्यादा रेस नहीं हुआ, लेकिन आपको 10 अब तक चल रहा था। लेकिन हमें सीआरपी के हिसाब से मैंने कंप्लीटली ठीक होने वाला है और वो चल करके आता है, पूरा कंप्लीट ठीक हो गया। बोला कि सर मैं आज बहुत अच्छा ठीक कर रहा हूँ। और 1 महीना ये पहले की रिपोर्ट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसके जो रूब्रिक मैंने बताया, कैसे उसको मैंने देखा, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो पेशेंट आकर के बैठा, जो पहले एक्सप्रेशन मैंने बताया था, सर ऐसे मूवमेंट नहीं होता, चलना मुश्किल हो गया, इधर से कड़क कड़क की आवाज आती है। ये एक दूसरे की था सर, बस हिलने को दिल ही नहीं करता। ये डिस्टर्ब वर्ष किया मैंने आगे इंजर्ड में, डिस्टर्ब वर्ष को भी ऐसे थोड़ा सा करता हूँ, डर लगता है ऐसा करने से। जब मूव करता हूँ तो बहुत दर्द होता है, फिर सफरिंग है ये, इसको मैंने फिर सफरिंग में लिया। तो ये 3-4 रूब्रिक मैंने ये इस पेशेंट के। दूसरा, जो मैंने पेशेंट ने मेरे को बोला कि सर पैसे जितने मर्जी लग गए पर मेरे को ठीक कर दो। मैंने इसको बिजनेस टॉक्स में जो खर्च होगा उसका उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, तो जितने पैसे लगाएंगे ठीक होना चाहिए। ये बिजनेस टॉक्स में जब ये सफरिंग आपके साथ शेयर किया, उन्होंने बोला कि सर बहुत चिंता रहती है, वास्तव में देखने से तो लगता है कि कोई कमी नहीं है, सब ठीक चल रहा है, लेकिन कितनी चिंता बनी रहती है। वो एंग्जाइटी कॉजलेस में लिया मैंने। ये पूरे रूब्रिक लेने के बाद मैं जो उसको मेडिसिन दिया, तो ब्रेनिया 30 दिया था पहले। वो पहले 9 दिन ब्रेनिया 30 के ऊपर रखा गया। उसके बाद जब हल्की सी कंप्लेंट में ज्यादा लगा तो उनको फिर से ब्रेनिया 30 किया गया। तो 15 दिन के बाद, सॉरी 18 दिन के बाद उनको ब्रेनिया 200 में दिया गया। तो उसके 1 महीने बाद ब्रेनिया 200 से काफी अच्छा रिस्पॉन्स लगा। उसके बाद एक बार फिर उसको ये लगा कि मेरी बॉडी एक्स पेन्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो वो ब्रेनिया 1M के ऊपर अब चल रहा था। ब्रेनिया 1M के बाद मैंने कोई उसको मेडिसिन दिया। पेशेंट बहुत अच्छा पूरा ठीक कर रहा है। जो पैरामीटर मैंने आपके साथ शेयर किए वो हम आपको ग्रुप में शेयर करेंगे। तो ये पेशेंट कंप्लीटली मेरे हिसाब से कंप्लीटली ठीक हुआ, उसको कोई पेन नहीं है, बहुत अच्छी भूख लग रही है और 2.5-3 किलो वेट बढ़ गया उसका। देखने में जो चेहरा है वो पूरा का पूरा वो जो काल्स में लगा हुआ था वो ठीक है। उसकी फोटोग्राफ का वीडियो भी मैं कोशिश करूंगा कभी आगे ग्रुप में शेयर करने का। ये ब्रेनिया पेशेंट का, ये ब्रेनिया का पेशेंट था, ये ब्रेनिया के साथ ठीक हुआ। अगर टाइम है तो आगे और केस करें, नहीं तो हमारे आगे वाले माननीय टीचर साहब बैठे हुए हैं, तो बताइए प्लीज आगे और केस करें। डॉक्टर साहब, वन क्विक केस। हाँ, आप एक क्विक केस और कर लीजिए शेयर। और केस करिए। हाँ वो अच्छा, तो है 4-5 केस मैं बता सकता हूँ। अगर टाइम है आप इजाजत दे देंगे तो मैं बोलूंगा, जरूर बोलूंगा। आप मेरे को रोक देना जब आपको लगेगा कि अब टाइम नहीं है, बस ऐसे ही चलेगा। एक एडिक्शन का केस मैं बताऊंगा। मेरे पास एक बार मैडम गीता जी ने बात की थी, तो सॉरी मैं तो सभी का धन्यवाद करना भूल गया। डॉक्टर गीता मेडका, डॉक्टर राशि जी है, डॉक्टर जेपी जी है, इन्होंने ये कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेट किया, तो मैंने बात ही नहीं की, सॉरी फॉर दैट। तो आगे ये एडिक्शन का केस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये हमारे बहुत ही सत्कारयोग पेशेंट थे, बहुत बड़े रुतबे पर इन्होंने काम किया है। ये रिटायर्ड जुडिशरी में रिटायर्ड जज हैं और अभी कुछ सालों से रिटायर हो चुकी हैं।
ये पहले से मेरे साथ जुड़े हुए थे, बहुत देर से मेडिसिन देते थे, परिवार वाले, और इन्होंने कभी ये बात शेयर नहीं की मेरे साथ। अब बच्चे बड़े हुए, बच्चे भी एडवोकेट हैं, वो चलते हैं, काम करते हैं अपना, और इनकी डॉटर इन लॉ वो भी एडवोकेट हैं, तो प्रैक्टिस वगैरह करते हैं सब लोग। तो इन्होंने मेरे को आकर बोला, ये 5 महीने की कोई बात है, 5-6 महीने हो गए इनको, तो डॉक्टर साहब मैं आपके साथ एक बात करना चाहता हूँ। मैं कहा सर बोलिए, तो ऐसी क्या बात है, आप हुक्म कीजिए, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। और मेरे को एक अंदरूनी बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैं बहुत सालों से ओपियम ले रहा हूँ, तो उसकी मात्रा भी काफी है। तो जब पहले मैं कोर्ट में मैं केसेस वगैरह लिखता था, तो ओपियम खा करके ही जाता था, तभी मैं वो पूरा अपने आप को प्रेजेंट कर सकता था। तो मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ा रुतबा है उनका समाज में भी, हमारे में भी। तो रिटायर्ड जज हैं, काफी अच्छी पोस्ट के ऊपर रिटायर थे। तो उन्होंने बताया कि अब क्या समस्या हो गई है, अब कोई पैसे की कमी की वजह से मैं नहीं छोड़ना चाहता। अब सर ये लगता है मेरे को कि अब मैं अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाऊँ। अब डॉटर इन लॉ भी घर में आ गई है, बेटे भी बड़े हैं, और अब तक तो मैं ऐसे ही चलता रहा, तो मैंने किसी के साथ बात नहीं की। तो अब मेरे को लगता है कि मैं ये सब कुछ नियंत्रण में नहीं रख पाऊंगा। ये मेरे को अब लगता है कि मेरे को ये चीज छोड़ देनी चाहिए, मैं इसके बिना रह ही नहीं सकता। ये बहुत देर से मैं इसको खा रहा हूँ, बस इसी के साथ हमारा जीवन जुड़ा हुआ है, बस यही मेरी पूरी खुराक है, इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। बस ये खाता हूँ तो अच्छा चलता है काम, बस इसी के सहारे मैं चल रहा हूँ। और जब खा लेते हैं, जब इसको इसका सेवन करते हैं, यूज करते हैं, तो अच्छा लगता है, फिर ठीक हो जाता है सब कुछ। तो मैं डिपेंडेंट हो गया उस पे। सर मैं इसको, डॉक्टर साहब मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ, तो पर मेरे को लगता है कि मैं इसको छोड़ नहीं पाऊँ। तो अगर मैंने इसको छोड़ दिया, तो जो मेरी पूरी बॉडी खराब हो जाएगी पूरा। मेरे को पता है कि जब मैं पहले भी कभी कोशिश की है छोड़ने की, तो एकदम लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, एकदम पूरा बॉडी एक शुरू हो जाते हैं, तो ये सब कुछ हौच पौच हो जाएगा। अभी तक मैंने सबको संभाल कर रखा हुआ है सब। अब की जो दिक्कत है सर, मैं अब अक्सर क्यों चाहता हूँ कि ये ओपियम शायद इफेक्ट ही नहीं कर रही मेरे ऊपर, इसका इतना असर नहीं होता। तो अब तो शरीर इतना गिरा गिरा रहता है, पूरा गिरावट में रहता है, मैं फिर और ले लेता हूँ। इसकी मात्रा भी मैंने बढ़ा के देखी, फिर भी सर इतना गिरा रहता है, ऐसे हिम्मत ही नहीं है। अभी चलो कोर्ट तो नहीं जाना होता, मैं घर में फ्री रहता हूँ, पर फिर भी थोड़ा सा इस बीच में हिम्मत तो होनी चाहिए। सैर कर लूं, इधर चला जाऊं, घूमने चले जाऊं, दोस्तों के पास चला जाऊं, उतनी भी हिम्मत नहीं है। बस बड़ी मुश्किल से इधर उधर चलता हूँ, अंदर की हिम्मत नहीं है, बस ऐसे कोशिश करके ही चलता रहता हूँ, पर वो हिम्मत मेरे पास नहीं। ये जो टोटल वर्जन थे जज साहब के, उन्होंने ये सब बात मेरे सामने की, तो मैंने उनके ये टोटल जो उनकी प्रेजेंटेशन को ही देखा मैं, उसके हिसाब से मैंने उनको मेडिसिन दी। मैंने बोला कि सर आप इतनी जल्दी तो कुछ नहीं होगा, आप जितनी भी मात्रा ले रहे हैं उतनी ही मात्रा लेते रहे, इसको कम नहीं करना। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत एडिक्शन के केस देखे हैं, तो मैं इसी हिसाब से करता हूँ कि आप प्लीज इसको कम नहीं करना, जितनी ओपियम की मात्रा आप ले रहे हैं ऐसे ही रखें। तो हमने उसको, मैंने इसको जैसा को मैंने 20 दिन की मेडिसिन दिया, 20 दिन के बाद बताया, तो उन्होंने बोला कि सर डॉक्टर साहब इसमें थोड़ा सा जो मेरे को जितनी वीकनेस लग रही थी, तो उसमें तो थोड़ा सा अंतर है, लेकिन ये कमी मेरे को लगता है कि इसको कम नहीं मैं कर सकता। मैंने फिर बोला कि सर कोई बात नहीं, आप
और थोड़ी देर वेट कीजिए, आप ऐसे ही लेते हैं। तो फिर अगले 20-25 दिन के बाद में मेरे पास आए, दूसरे शहर में रहते हैं। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि सर ये डॉक्टर साहब वीकनेस में तो काफी कमी लग रही है, पर इसको भी आप कम करवाओ ना, ये जो मात्रा कम कैसे हो। तो मैंने उसको बोला कि सर ये जो जो वीकनेस है ना, यही हमारा टारगेट है। जब बॉडी में एनर्जी आएगी तो बॉडी खुद ब खुद अपने ऊपर खड़ी हो जाएगी, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपको लगेगा कि अब बॉडी के अंदर की जो एनर्जी है वो आपको बताएगी कि आपको बाहर के सहारे की जरूरत कम लगेगी, फिर हम इसको छोड़ना शुरू। तो उन्होंने मेरे साथ कॉन्सेप्ट किया, तो फिर हमने मेडिसिन उसकी थोड़ी मैंने पोटेंसी बढ़ाई, तो 200 में दिया। उसके बाद थोड़ा और अच्छा रिस्पॉन्स लगा, तो फिर उसी मेडिसिन को मैं इस केस को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, तो 3 महीने के बाद मैं इसको 1 M में दिया, तो बहुत ही कमाल का रिजल्ट का लगा। तो उसमें उन्होंने ओपियम को कम करना शुरू किया। मैंने बोल दिया कि सर आप इसको अब थोड़ा कम करें। उन्होंने बोला कि मैं शेयर कर सकता हूँ, खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं वॉलीबॉल खेलता हूँ, हमारे घर में नेट वगैरह लगा हुआ है, तो शरीर की वजह से मैं ठीक हूँ। तो फिर हमने बोला कि सर आप इसको थोड़ा धीरे धीरे कम करते। जब उन्होंने काम किया, चलो मात्रा उसकी आधे के करीब आनी शुरू हुई, तो फिर वही सिम्टम डेवलप हो गए। फिर लगा कि मैं बहुत वीकनेस हो रही है, हल्की सी मेरे को लूज मोशन भी लग रहा है। सर इसी बात से तो डर था, तो कि मैं थोड़ी मात्रा और बढ़ा दूं। मैंने बोला सर आप इसकी मात्रा नहीं बढ़ाइए, कोई बात नहीं, आप मेडिसिन देते जाओ। तो मैंने फिर उनको 10 M में वही मेडिसिन को दिया। 10 M देने के बाद उनका फिर वही पैरामीटर ठीक होने शुरू हो गए, जो फीवरिश कंडीशन थी वो ठीक हो गई, जो उनका वीकनेस लग रही थी वो फिर तकरीबन काफी ज्यादा ठीक हो गई। ओपीएम 50% के ऊपर था। उसके बाद नेक्स्ट मंथ जब वो काफी अच्छा फील कर रहे थे, 50 के ऊपर भी आकर के 50% के ऊपर, फिर हमने और उसकी रिडक्शन। तो 3 महीने सॉरी 6 महीने में तो फिर से वो जब जब हम उसको कम करने लगे तो 25% रह गया, तो फिर वही सिम्टम आना बड़ी दिक्कत हुई। तो मैंने इसको उसी मेडिसिन को 50 M में दिया। तो 50 M में देने के बाद तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया मेडिसिन का। फिर मैंने पेशेंट को जर्सीमम मैंने उनको दिया था, तो 10 M में एक हफ्ते बाद भी हमने रिपीट करना शुरू। अब पेशेंट ने ओपियम ऊपरी शुरू की है, पर एक थोड़ा सा हमको लगता है कि जो खसखस होती है तो उसमें से निकलती है, उसको वो चाय में डाल करके चीनी मिला करके उसका वो पार्टनेट कर दिया उसने, ओपियम को ऊपरी शुरू किया, ये खसखस के साथ चल रहा है, हम चाय बना लेते हैं, और ये पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया। टोटल ओपियम उन्होंने खत्म कर दिया, और उनके पर्सनल सिम्पटम बहुत ज्यादा थे, वो हम नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन जो रूब्रिक मैंने लिए, जो प्रेजेंटेशन उन्होंने दी, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। पेशेंट जब आया उन्होंने बोला कि सब मैं इसके बिना रह ही नहीं सकता, और ये क्लिंगिंग टू पर्सन और फर्नीचर मैंने लिया, अगर इसमें फर्नीचर लफ्ज यूज ना किया होता तो शायद हम इस जगह पर नहीं पहुंच सकते, हम पर्सन तक ही सीमित रहते। फर्नीचर का मतलब कोई भी चीज लिविंग हो या अनलिविंग, उसके साथ पेशेंट की गहरी अटैचमेंट है, वो उसके बिना रह ही नहीं सकता। ये मैंने क्लिनिक में लिया, और वो हेल्थ बीइंग है, हेल्थ डिजायर टू है, वो उसके साथ हेल्प होते हैं, उसका सहारा मिल जाता है। जैसे हम किसी चीज को पकड़ के चलते हैं, हमने पकड़ लिया, उसका सहारा मिल गया, छोड़ दिया, सहारा छूट गया। वो पकड़ के रखना उनका उनको जरूरी पड़ गया, उनको लगता है कि मैं इसको पकड़ के होल्ड डिजायर है, और होल्ड हेल्प भी हेल्थ डिजायर टू है, हेल्प भी
एम्यूलेट। तो ये उनके सिम्टम बने और उसके बाद उनको लगा कि मैं जब भी इसको छोड़ दिया तो मेरे को लगता है कि मेरा ओपियम कम करने से ये सब कंट्रोल जो मैंने बनाता पड़ा हुआ है ये खत्म हो जाएगा, ये नहीं रहेगा। तभी वो पेशेंट चाहता था कि मेरे मेडिसिन का सहारा दीजिए, वो भी हेल्थ है तो मेडिसिन मेरे पास मेडिसिन नहीं है। तो बोला क्लियर सेल्फ कंट्रोल ऑफ चीज है, जब मेरा कंट्रोल लूज हो जाएगा अगर मैं मेडिसिन थोड़ा सा भी ओपियम की डोज कम किया तो जो पहले वाला रूपिक तो पहले सबसे उन्होंने बताया कि सब वीकनेस इतनी हो रही है कि बस अब तो बड़ी मुश्किल से मैं काम चला। ये लास्ट वाला रूपिक मैंने लास्ट में डाला इसको, कंफ्यूजन ऑफ माइंड वर्सेस इमोशंस को बोलेगा, ये रूपिक मैंने किया और ये पेशेंट की जर्नी जैल्सीमिया के साथ चली थी। तो उनकी पोटेंशियल के बारे में आपको बता दिया मैंने कि जैल्सीमिया लास्ट में जाकर 50 हमने काम नहीं किया तो 10 मैंने एक 10-10 दिन के बाद में रिपीट किया, कम से कम 8-10 बार मैंने जैल्सीमिया पैनल नहीं किया, उसके बाद ये पेशेंट कंप्लीट ये उसकी जैल्सीमिया की जर्नी थी और ये बहुत अच्छा केस था। मेरे को लगा मैं ये आप सबके साथ इस बात को शेयर करता हूँ पर्सनली। कोई भी एडिक्शन के जब केस आए तो थोड़ा इसको ट्राई करके देखना, ये सिम्टम आप पहले हुए आई थिंक डॉक्टर साहब का नेट शायद जो गांव में डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं तो उनको बुलाते थे इंजेक्शन दवा देते थे, तो पीजीए का ट्रीटमेंट से कोई लाभ नहीं हुआ था, वो पेन वगैरह थोड़ी देर के लिए ठीक होता था तो वो स्टेरॉइड वगैरह देते थे फिर हो जाता था। उन्होंने सोचा कि बार बार हम क्या जाएंगे, तो होते ही नहीं। जब भी पेन होता था 10-20 दिन के बाद में इतना सिवियर पेन होता था तो लूज मोशन भी रहते थे और गांव के डॉक्टर आते थे यूपी का बड़ा लगवा के अपना टाइम निकालते। तो जब वो मेरे पास आए तो उसके घर में मैंने किसी को ठीक किया था, कुछ छोटा मोटा केस हुआ तो वो मेरे पास लेकर आए। इतना वीक था पेशेंट, उसकी आंखें बड़ी बड़ी आंखें दिख रही थी, चेहरा बहुत वीक था, काफी वीक पेशेंट मेरे को लग रहा था। तो उसका उसे पूछा गया कि प्लीज आप बताइए कि आपको दिक्कत क्या है? बोला मेरे को बहुत दर्द इतना ज्यादा होता है पेट में कि मैं संभाल ही नहीं पाता, तो बहुत ज्यादा पेन होता है। बस उस टाइम में तो ये लगता है कि आप जल्दी जल्दी मेरे को ना, मैं रोने लग जाता हूँ, मैं क्राई करता हूँ कि डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, इंजेक्शन बुलाओ। तो उसका जो वाइफ साहब भी आई थी, बच्चे छोटे थे, बोले कि सर ये तो ऊंची ऊंची कराना रोना क्राई करते हैं, रोना शुरू करते हैं, बस एकदम लगता है कि उनको बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, मेरे को इंजेक्शन लगाओ। मेरी जान चली जा रही है, मैं बहुत तकलीफ में, बस यही थोड़े से सिम्टम हैं। तो पेशेंट ने बोला कि मैं सब इतना वीक हो गया हूँ, मैं कमजोर हो गया हूँ, तो मेरे में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं, इस बीमारी ने तो मेरे को खत्म कर दिया। तो जो उनकी प्रेजेंटेशन थी उसके हिसाब से मैंने मेडिसिन दे दी। तो ये उनका रूब्रिक मैंने लिए थे, तो वो भी मैं बताऊंगा आपको। एक ना 10 दिन की मेडिसिन के बाद, वो पहले भी पेशेंट 10-15 दिन के बाद ही उनका दर्द होता था, वो फिर आए, उन्हें बोला कि ये नहीं हुआ, ये डॉक्टर साहब ये तो पहले भी इतने देर के बाद ही होता था, पहले भी इतनी जल्दी नहीं होता था, लेकिन हाँ थोड़ा सा लगता है कि ये शरीर में थोड़ी हिम्मत हो गई, थोड़ी सी हिम्मत लग रही है चलने फिरने में, और हल्का सा भूख में फर्क लग रहा है और कोई फर्क। तो फिर उसको पेशेंट को दोबारा नेक्स्ट विजिट के लिए बुलाया, तो 15-20 दिन के बाद फिर आए, फिर वही बोला कि सर 15 दिन निकल गए, अब दर्द तो नहीं हुआ,
लेकिन इसमें तो कभी कभी पहले भी निकल जाते थे कि हम श्योर नहीं है इसके बारे में कि आपकी मेडिसिन ने कोई काम किया। तो मैंने बोला कि अब भूख के बारे में, डॉक्टर साहब भूख थोड़ी सी ठीक हो गई है, पहले से भूख अब ठीक लग रही है, पहले से बेहतर हो गई है, पूरा ठीक नहीं। और वीकनेस में भी कमी थोड़ी लग रही है। फिर नेक्स्ट उसको 20-25 दिन के बाद बढ़ाया गया तो उनको पेन नहीं आया। और ऐसे करते करते 3 महीने निकले, उनको पेन नहीं आया। तो 3 महीने के बाद उनको दर्द हुआ। वो रात को दर्द हुआ कि वहां पर कोई डॉक्टर, मैं तो अवेलेबल नहीं हो सकता था, वो में रहते हैं। उन्होंने सोचा कि उसी डॉक्टर को बुलाते हैं, उनको जाकर के बुलाएंगे और इंजेक्शन लगवा लेते हैं। तो क्या हुआ कि रात को जब 2 बजे के करीब उनको दर्द इतना हुआ तो उसने अपनी वाइफ को बोला कि देख लो मेरे को दर्द काफी लग रहा है, लेकिन अभी मैं थोड़ा बर्दाश्त तो कर सकता हूँ, लेकिन डॉक्टर को बुलाई। वो गाँव में गए, उनको बेचारा उठ के आए, उठने में टाइम लगा, रात का टाइम था, उनको आने के 1 घंटा लग गया। उनके आते आते दर्द अपने आप सब सही। बड़ी कमाल की बात हुई और पेशेंट बड़ा खुश हुआ कि ये तो आज पहली बार हुआ कि ये इंजेक्शन के बिना ही दर्द बंद। तो फिर नेक्स्ट 2-3 दिन के बाद पेशेंट मेरे पास फिर आया, उन्होंने ये बात मेरे को बताई थी कि ऐसा हुआ। तो मैंने उनको नेक्स्ट पोटेंसी मेडिसिन की रखने के लिए दे दी, बोला कि आपने लेना नहीं, अगर बाद में दर्द फिर आएगा तो लेना, नहीं इसको नहीं लेना। तो ये छोटा सा केस और छोटी छोटी बातें हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई गहराई में हमने कुछ नहीं खोजा, जो बोला उनके ऊपर हमने मेडिसिन दी। पेन हो रहा था, हमने इसको इंजर्ड विंग में लिया, और रो रहे थे दर्द की वजह से, क्राई कर रहे थे क्योंकि कोरोना चल रहा था, ये बीपी पेन भी है, बड़ी सिंपल सी बात है, जो सामने घट रहा है वही हमने देखा। और हिम्मत नहीं है शरीर में, जान नहीं है, कमजोरी हो गया है, वो पुअर में लिया मैंने। और डॉक्टर को लेकर आओ, फटाफट लेकर आओ, उसको बुलाओ, प्लीज बुलाओ, जल्दी बुलाओ, ये ट्रेन के साथ श्रीकिंग हेल्प। तो ये सिम्टम लिए और उनको मैंने क्या दिया था, मैंने उनको स्ट्रामोनियम 30 दिया। अभी इसमें पुराना केस है, लिखने में थोड़ा इसकी में कम हुआ था, ये स्ट्रामोनियम का केस। स्ट्रामोनियम के देने से एक पेशेंट कंप्लीट ठीक हो गया और आज भी पेशेंट मेरे पास आता है और मेरे से भी ज्यादा कहीं अच्छी हेल्थ है इसकी। पूरा वेट बढ़ा हुआ है, कम से कम 15 केजी वेट बढ़ा हुआ है। जो आदमी इतना दुबला पतला सा लग रहा था, वो बहुत अच्छा ये पेशेंट हमारा ठीक हुआ है। तो ये हमारा स्ट्रामोनियम का पेशेंट था, हेलमेंथिस एमीबियस इसका डायग्नोज केस है, पीजीआई से हुआ है। तो ये मैंने रूब्रिक लिए, इंजर्ड विंग, weeping pains with losing poor heat is shrieking help। तो ये स्ट्रामोनियम का ये था। अगर बोले तो आप नेक्स्ट केस शुरू करते हैं। डॉक्टर मथारू, आई थिंक हम डॉक्टर अरुण का अभी उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। मैं खूब गया तो हाँ, मैं अभी थैंक यू सो मच फॉर डिस्कसिंग। थैंक यू सो मच डॉक्टर मथारू। मैं डॉक्टर अरुण जी को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जो अपना बड़ा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे। मैं वहां पर रहूंगा, मैंने बहुत बार उनको सुना है, बहुत कमाल के टीचर हैं और इतने अच्छे उन्होंने हमें केस दिया है, तो बहुत अच्छा लगा। मैं अब आपसे आगे लेता हूँ, तो आज इतना ही, फिर कभी मिलेंगे, बाकी के केस बाद में शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच आप सबका, आपने मौका दिया आपके साथ शेयर करने का। थैंक यू। Now we welcome Dr. Arun. Dr. Arun, sorry we got late, but we humble request to share your views on mind technique and your cases. बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी, लेकिन मुझे लगता है कि जो सुनने वाले हैं उनके साथ ज्यादती तो नहीं होगी। 1-1.5 घंटे से हम लोग बहुत अच्छा 2-3 केस डॉक्टर मथारू का सुना, फिर डॉक्टर मान सर ने बहुत अच्छी बातें बताई।
नहीं नहीं, आप हम सब सीखना चाहते हैं। आज नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे? आज के दिन। तो मुझे स्क्रीन की इजाजत दीजिए। शशांक, डॉक्टर शशांक, प्लीज स्क्रीन शेयर कर दीजिए। जी मैंने स्टार्ट कर दिया, एक बार चेक करिएगा। आया स्क्रीन? स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर, आप लोग? नहीं सर अभी नहीं, नहीं। अब अभी नहीं दिख रहा है। फिर से मैं ज्वाइन करता हूँ। स्क्रीन नहीं आ रहा है ना? नहीं सर अभी नहीं। अभी सब टेक्निक जो है ना चलिए ऐसी बात कर लेते हैं, क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि हेलो, हम लोग सुन पा रहे हैं ना? जी सर आवाज तो क्लियर आ रही है। हाँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। स्क्रीन शेयरिंग एक तो बहुत ज़्यादा हम लोग फैमिलियर नहीं है, लेकिन हम ऐसे ही छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। अगली बार, समय भी कम है, तो मैं चाहता था कि माइंड टेक्निक का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो शेयर करूं आप लोगों से, और लेकिन मुझे लगता है कि उसको अगली बार करेंगे। अभी हम छोटी छोटी ज़रूरी बातें कर लेते हैं। एक्चुअली माइंड टेक्निक को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स लोगों के बीच में, हमारे डॉक्टर्स के बीच में है, और हम चाहते हैं कि उस कन्फ्यूजन से हम लोग बाहर निकलें। लोगों को लगता है कि अलोन माइंड सिम्टम से क्या होगा, लेकिन हमारे जितने भी मास्टर्स हैं, चाहे क्लासिकल के प्रैक्टिशनर्स रहे हों सिंस डॉक्टर केंट अभी तक के सारे डॉक्टर्स को आप देख लें, तो अल्टीमेटली वो सारी चीज़ें, इन हालांकि वो पर्टिकुलर सिम्टम्स लेते हैं, कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी लेते हैं जो क्लासिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो पेशेंट का इनर है, जो पेशेंट का सोल है, जो जिसको हमने ट्रीट करना है, वो उसकी माइंड से ही डिसाइड होता है। इसलिए हम लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है। मैं इस पर अलग से पूरे स्लाइड्स के साथ आपको बताऊंगा तो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, और खास करके जो सीनियर्स हैं हमारे, उनको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत नए जो डॉक्टर्स आ रहे हैं, मुझे बहुत दुख है कि जो हमारे नए डॉक्टर्स आ रहे हैं उनका खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है पढ़ाई पर, लेकिन उनको हासिल बहुत कम हो रहा है, बल्कि कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। फाइनल ईयर तक आते आते वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। उनको लगता है कि हम कहाँ फंस गए। 5 साल 5.5 साल की पढ़ाई के बाद उनकी जो कॉलेज की पढ़ाई है वो उनकी प्रैक्टिस में काम ही नहीं आती। और जब हम लोग सेमिनार में इस तरह की बातें करते हैं, हम जब आपस में शेयर करते हैं, तो उनको लगता है कि ये तो बिल्कुल नई बात है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि माइंड टेक्निक के बारे में हम लोगों को बहुत साफ साफ बात करनी चाहिए। देखिए, मैं आज चूंकि स्लाइड शेयर नहीं हुआ, वो मैं बहुत ज़्यादा उसके फैमिलियर नहीं हूँ इस पूरी टेक्नोलॉजी से, और हमारे पास अभी कोई आईटी वाले हैं नहीं, खास करके हमारी बेटी होती थी तो वो सब कर देती थी। तो इसलिए मैं कुछ बातें आपसे शेयर करके, आज हैनीमैन, डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन का बर्थडे है, और मुझे बहुत अच्छा लगा डॉक्टर संजय ने डॉक्टर विजया जी को, मिसेस विजया जी को और बैचेंद्र पाल जी को संपर्क किया था आज के दिन। ये बहुत अच्छी कोशिश थी। बैचेंद्र पाल जी के साथ तो मैं भी मिला हूँ। हमारे कई दोस्त हैं जो पर्वतारोहण में उनके साथ रहे हैं। 267 वर्ष हो गए डॉक्टर हैनीमैन को,
और डॉक्टर हैनीमैन ने जो चीजें दी है मुझे बहुत खुशी होती है, खास करके जब मैं रोज होम्योपैथी को नए तरीके से पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि देखिए एक व्यक्ति ने अपनी समझ से करीब पता नहीं कितनी शताब्दी आगे तक की बात कही है। ये 1755 में उनका बर्थ हुआ था, 1810 के आसपास लगभग उन्होंने होम्योपैथी के बारे में बातें की थी, और उसके बाद से आज तक लगभग 250 से 200 सवा 200 से ज्यादा वर्ष हो गए। होम्योपैथी बिल्कुल नए अंदाज में सामने आ रही है। जितनी भी नई चुनौतियां हैं उसमें होम्योपैथी बहुत सहजता से फिट हो रही है और उसका रिजल्ट आ रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि जो नई जनरेशन है उनको माइंड टेक्निक में हम कैसे एंटर करें, माइंड टेक्निक को हम क्यों इम्पोर्टेंस दें, ये समझना बहुत जरूरी है। डॉक्टर मान सर और मठारू सर ने केसेस दिखाए, लेकिन मैं उन केसेस तक पहुंचने का एक छोटा सा कोशिश करूंगा कि आप उन केसेस तक कैसे पहुंचे। जैसे एक छोटा सा सिम्टम्स है वीपिंग। मान लीजिए कि आप वीपिंग एक रूब्रिक है होम्योपैथी में, हमारे रेपर्टरी में, मैथमेटिका में। अब वीपिंग को लेकर 3 तरह के रूब्रिक्स की बात मैं आपसे करता हूं। एक है वीपिंग काउजलेस, दूसरा है वीपिंग विदाउट नोइंग व्हाई, और तीसरा है वीपिंग इनवॉलंटरी। अब वीपिंग इनवॉलंटरी, वीपिंग काउजलेस, वीपिंग विदाउट नोइंग व्हाई, तीनों को आप देखेंगे तो जितने बिगिनर्स हैं, खास करके सीनियर्स को तो पता ही होगा, उनको लगेगा कि इसमें अंतर क्या है। वीपिंग काउजलेस, एवी रो रहा है, बिना मतलब का रोए जा रहा है। वीपिंग विदाउट नोइंग व्हाई, उसको पता नहीं है क्यों रो रहा है, तो एक ही बात हो गई। फिर वीपिंग इनवॉलंटरी, लगातार रोए जा रहा है, पता ही नहीं है क्यों रो रहा है, तो रोए जा रहा है। अब इससे आप अंदाजा लगाएं। हाँ, हेलो, आप लोग तक आवाज पहुंच रही है ना? हाँ डॉक्टर साहब आ रही है। तो अब इन तीनों वीपिंग के 3 शेड्स को आप देखें, और तीनों में कुछ मेडिसिन तो कॉमन मिलेंगी। जैसे कैम्फर है, कॉमन है, स्टेप्सिगेरिया भी मिलेगी, सल्फर भी होगा, पल्स भी है, लेकिन कई ऐसी मेडिसिन है जो अकेली पड़ी है। वीपिंग काउजलेस का क्या मतलब होता है, उसको पता ही नहीं क्यों रो रहा है। अगर उससे आप पूछेंगे कि भाई आपको क्या बात होगी, कैसा डॉक्टर साहब हमें कुछ नहीं पता जी, बस बस कुछ बता नहीं रही, बस रोए जा रही है। वीपिंग काउजलेस, उसको खुद भी नहीं मालूम कि क्यों रो रही है। ऐसे ही वीपिंग विदाउट नोइंग व्हाई, जब उसे पूछिएगा कि भाई आप क्यों रो रहे हो, तो कहती है उसको खुद भी नहीं पता, वो खुद भी जानना चाहती है या खुद भी जानना चाहता है कि वो क्यों रो रहा है। हाँ? उसको खुद भी नहीं पता, बस रोए जा रहा है, उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे हैं। एक और तीसरा है इनवॉलंटरी, वीपिंग इनवॉलंटरी। अब इसके बारे में पूछेंगे तो कहेगा डॉक्टर साहब मुझे रोना तो मतलब रोने का ऐसा कुछ नहीं है, मैं रोना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बस रोए जा रही, नींद आंखों से आंसू बहे जा रहे हैं, रोना आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा। तो आप इस 3 रूब्रिक्स को देख के आप अंदाजा लगाएं कि होम्योपैथी कितनी खूबसूरत तरीके से डिजाइन की गई है। हमारे मास्टर्स ने वीपिंग को लेकर 3 अलग अलग अंदाज में स्टडी किया और अलग अलग परिणाम आए, अलग अलग दवाइयां आई। अब हमें क्या करना है, हमें इसके सोल में जाना है। आप ऑर्गेनोन याद कीजिए, पहला एफोरिज्म याद कीजिए, दूसरा एफोरिज्म, शुरू के 2-3 एफोरिज्म में आपको मिलेगा कि आपको करना क्या है। ट्रीटमेंट किसका करना है, हमें रोग की तलाश नहीं करनी है, हमें रोगी के बारे में जानना है। डॉक्टर हिपोक्रेट्स का एक स्टेटमेंट है कि इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट सॉर्ट ऑफ ए पर्सन हैज ए डिजीज दैट टू नो व्हाट सॉर्ट ऑफ ए डिजीज द पर्सन हैज। हमें ये जानना है कि व्यक्ति में क्या रोग है, ये हमें नहीं जानना है। जिसमें रोग है वो व्यक्ति कौन है, उसकी जो इंडिविजुअलिटी है, जब तक हम उसको नहीं ढूंढेंगे, जब तक हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर लेंगे, तब तक हम रूब्रिक तक नहीं पहुंच पाएंगे। और अगर हम ठीक रूब्रिक तक नहीं पहुंचे तो हम सही दवा निकाल ही नहीं पाएंगे। और उसके बाद फिर कंफ्यूजन, उसके बाद फिर निराशा, फिर लगेगा कि होम्योपैथी में क्या है, हैवी, इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। दुनिया भर की जो भी बातें बाजार में चल रही हैं, उसी बातों से आप भी अपने आप को जोड़ लेंगे, अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेटेड होकर आप सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। तो मेरा ये निवेदन है कि आप देखिए, फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन हिपोक्रेट्स भी वही बात कर रहे हैं कि आपको करना क्या है। हमारा ऑर्गेनोन भी यही कह रहा है
यू हैव टू रेस्टोर द सिक। वो क्या डिजीज हटाना नहीं है, इरेडिकेशन ऑफ डिजीज इज नॉट द मीनिंग, इट इज नॉट द टारगेट, इट इज नॉट आवर मोटो। हमारा मोटो है कि हमें सिक को ठीक करना है, जिसके अंदर बीमारी गई उस व्यक्ति को हमको डील करना है। और इसीलिए आप जब व्यक्ति को आइडेंटिफाई करेंगे तो बिना उसके मन को समझे, बिना उसके मन की अवस्था को समझे आप उस वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि हम लोगों को माइंड रूब्रिक्स को समझने की टेक्निक कैसे आएगी ये हमें डेवलप करना चाहिए। मुझे लगता है कि छोटा सा केस आपके साथ डिस्कस करके मैं अपनी बात खत्म करता हूं, और अगला कभी भी जब सेशन होगा, कम से कम मुझे आधा घंटा चाहिए, तो फिर मैं आपको विस्तार से ये प्रेजेंटेशन दूंगा। ये लंबा है, ये तो करीब 40-45 मिनट तक का है, तो इसलिए उसको अभी मैं जानबूझ के इसको मास्क में ही रहने देता हूँ, इसको अनमास्क नहीं करता हूँ। जैसे एक छोटा सा केस है, मैं केस नहीं है, मैं आपको रूब्रिक के बारे में बता रहा हूँ। जैसे सपोज कीजिए कि पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब 4 महीने से आपकी दवाई ले रहा हूँ, लेकिन दर्द में कोई आराम नहीं है, बल्कि दर्द और बढ़ गया है। डर लगता है कि कहीं दर्द इतना ना बढ़ जाए कि मैं सह ना सकूं, मैं बहुत परेशान हूं डॉक्टर साहब, इसकी वजह से मैं कोई काम नहीं कर पा रहा हूं, मैं हर बार आपको पूरी फीस दे रहा हूं। अभी डॉक्टर मथारू ने भी इस रूब्रिक का जिक्र किया था, मैं हर बार आपको पूरी फीस दे रहा हूं, लेकिन डॉक्टर साहब आराम तो मिल नहीं रहा, और पैसे भी लग रहे हैं, काफी लग रहे हैं। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं, न तो दर्द में आराम है और न मेरा काम चल रहा है। मान लीजिए कि एक पेशेंट आपको इतनी सी जानकारी देता है, तो आप कैसे एक्सप्लोर करेंगे? बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताता हूं। जैसे मरीज का क्या कह रहा है कि दवाई ले रहा हूं डॉक्टर साहब, लेकिन आराम नहीं मिल रहा, बल्कि दर्द और बढ़ गया है। अब इसको आप रूब्रिक पे कैसे कन्वर्ट करेंगे? पुराने बड़े जो सीनियर डॉक्टर्स हैं मैं उनसे नहीं पूछ रहा, मैं नए जो डॉक्टर्स जुड़े हैं, जो नए डॉक्टर्स पास आउट हैं, जो अभी अभी इस दुनिया में, होम्योपैथी की दुनिया में आए हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूँ आपको क्या लगता है? दवा ले रहा हूं लेकिन दर्द में कोई आराम नहीं है, बल्कि दर्द बढ़ गया, मैं परेशान हो गया हूं, परेशान हो रहा है, इरिटेबिलिटी आ गई इसमें, तो आपको एक रूब्रिक मिलता है, इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग, दर्द में वो परेशान है। सिंगल एक छोटी सी रूब्रिक आपको मिल गई, इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग। उसके बाद उसका अगला लाइन है, डर लगता है डॉक्टर साहब कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। बहुत इजी, दर्द बढ़ने का डर है उसको कि डॉक्टर साहब यहां तक तो ठीक है, लेकिन और दर्द बढ़ेगा तो कैसे संभालूंगा? क्या है? एक्स्ट्रावेगेंस, फियर एक्स्ट्रावेगेंस। अब देखिए कि छोटे से 4 लाइन में आपको 2 रूब्रिक मिल गए। अब एक और लाइन इसमें है कि मैं हर बार आपको पूरी फीस दे रहा हूं, लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा। अब यहां पर देखिए क्या बात कर रहा है, पैसे की बात कर रहा है कि डॉक्टर साहब पैसे की कुछ मोल तो होता है ना, आप खुद भी सोचिए कि आप कुछ भी खर्च करते हैं तो आपको उसका रिटर्न चाहिए। तो क्या बात कर रहा है ये बिजनेस की बात कर रहा है, टॉकिंग बिजनेस अबाउट। अब इस तरह से अगर आप केस को एनालाइज करेंगे तो सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, आपको फिर इसके सोल में जाना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि इसके सोल में क्या है, इसमें कौन सी बात है जो पूरे मरीज के व्यक्तित्व के साथ जुड़ गई है। सिर्फ एक रूब्रिक की, हाँ इरिटेबिलिटी मिल गई डॉक्टर साहब, मुझे फियर एक्स्ट्रावेगेंस मिल गया, बिजनेस की बात मिल गई, चलो एक में ब्राइनिया निकल जाएगा, अगर एक रूब्रिक को हटा देंगे एक्स्ट्रावेगेंस को तो फिर जेलसेमियम आ जाएगा। ऐसे करके हम कर रहे हैं। कहावत है ना कि जोड़ना ही तो है, 2 + 2 4 हो जाता है, 3 + 1 भी 4 हो जाता है, 5 - 1 भी 4 हो जाता है। हमको 4 तक पहुंचना है, हम जैसे मर्जी वैसे पहुंचे, ऐसा नहीं है। आपको उस सोल की बात करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कि डिजीज जिसको भी हुआ है, उस मनुष्य या उस व्यक्ति या उस जीव की परेशानी का मुख्य सेंटर क्या है। ये चीज अगर हमने समझ लिया तो होम्योपैथी बहुत आसान है। मुझे खुशी है कि होम्योपैथी को ईयर बाय ईयर, टाइम टू टाइम एक नए आयाम मिल रहे हैं, एक नया डिमेंशन मिल रहा है। ये अलग बात है कि दुनिया के साथ हम कोरिलेट नहीं कर पा रहे, और दुनिया के साथ कोरिलेट करना बहुत जरूरी है। आज हम अपने सर्किल में तो बहुत कामयाब हैं, हम अपने सर्किल में बहुत अच्छा अपना, जैसे हमने सेमिनार दिया, हमारे होम्योपैथ्स ने 50-60 जो भी जुड़े हुए हैं उन्होंने सुन लिया, या फिर जो हमारे इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं उन्होंने सुन लिया।
आपस में जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हम होम्योपैथ हैं, हम एक दूसरे को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन जब तक हमारी ये बात आम लोगों में नहीं जाएगी, जब तक ये बात सामान्य जो मरीज हैं, जो होम्योपैथी में जिनको आना चाहिए, जिनको पता नहीं है होम्योपैथी की मेरिट, और वो उसकी वजह से होम्योपैथी में नहीं आकर अपने शरीर का कबाड़ा कर रहे हैं, ऐसे लोगों तक जब तक बात नहीं जाएगी तब तक होम्योपैथी आगे नहीं बढ़ सकती। आज डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन जी का बर्थडे है और इसी के साथ हम पूरी दुनिया में होम्योपैथी को एक दिवस के रूप में मना रहे हैं, होम्योपैथी को आगे बढ़ाने की, होम्योपैथी के विकास की, होम्योपैथी के बेहतरी की हम उम्मीद लेकर बैठे हैं। तो इस दिन तो मुझे लगता है कि इतनी बात काफ़ी है। आज 3 बजे से ऑल इंडिया रेडियो पे मेरा एक प्रोग्राम है, रेडियो डॉक्टर करके उनका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, लगभग सभी चैनल पे वो करते हैं। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया था कि आज वर्ल्ड होम्योपैथी डे पर अगर 1 घंटे का कोई प्रोग्राम वो कर सके रेडियो, तो रेडियो ने सहमति दी है। आपसे रिक्वेस्ट है, लिंक डॉक्टर राशि ने शेयर किया है सभी अपने ग्रुप में, आप जाकर देख सकते हैं और ट्यून कीजिएगा रेडियो को 3 बजे। 1 घंटा हम लोग बात करेंगे, होम्योपैथी की बात करेंगे, कुछ लिसनर्स जुड़ेंगे, कॉमन लोग जुड़ेंगे, उनको होम्योपैथी कैसे कितनी अच्छी है वो समझाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं आप सबको फिर से बधाई देता हूँ वर्ल्ड होम्योपैथिक डे पर। जितने भी होम्योपैथ हैं, जो भी सुन रहे हैं, बस यही रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को थोड़ा अपना दायरा बढ़ाना चाहिए। हमारी जो कोठरी है उसका रकबा और बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हम पहुँचें, आपसी मतभेद, मनमुटाव को ख़त्म करके हम होम्योपैथी के लिए अपना समय लगाएं। तो मुझे लगता है कि हम और बेहतर तरीके से एक साइंटिफिक होम्योपैथ के रूप में पूरी दुनिया के सामने आएंगे। मेरी जो भी कोशिश है वो आप सबके लिए है, आप सबके साथ है। मैं विशेष रूप से डॉक्टर मान सर, डॉक्टर मथारू सर, जितनी भी हमारी टीम है, कोर टीम, डॉक्टर सीमा जी हैं, राशि हैं, सब लोगों को मैं आज हैनीमैन बर्थडे की बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम लोग अपना परिवार बढ़ाएंगे और बड़ी तादाद में हम अपने सेमिनार्स के साथ जुड़ेंगे। अगले सेमिनार में मैं आज का जो मेरा प्रेजेंटेशन है उसको डिटेल्स में रखूंगा। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू डॉक्टर अनीता जी। हाँ, thank you so much, Dr. Arun. And really, we are grateful that you are creating so much public awareness, among people about homeopathy. Because what you are saying is very right, कि हम सिर्फ अपने दायरे में सीमित रह के नहीं रह जाएं, कि अभी भी एलोपैथ्स ज्यादातर हम होम्योपैथी को फिर भी हम कितने भी रिजल्ट देख रहे हैं, बट फिर भी वो हमें उतना होम्योपैथी को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं जितना मिलना चाहिए. सो द एफर्ट्स विच यू आर डूइंग, आई थिंक दैट्स रियली नीडेड to give that due respect to homeopathy from all other systems of medicine also. So we will have another lecture only, by you on this basics of mind technique, and where you can, present your whole presentation. So thank you so much, Dr. Arun. And we will, connect at 3 o'clock. You said your radio program is? Yeah, it is. So anyone, So thank you so much everyone for joining on this auspicious day, and let's again pledge to practice good homeopathy, all of us, to strive towards practicing good homeopathy. Thank you so much, Dr. Maan, Dr. Matharu, Dr. Arun, for taking out time and contributing. Dr. Sanjay Mudipi, Dr. Shashank, Dr. Rashi, everyone who contributed towards today's webinar. Thank you. Thanks to all.